तो करंट का डेफिनेशन जानने के बाद, उस पर 5-6 एग्जांपल्स करने के बाद, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो उसका फिनोमेना क्या होता है। किसी भी वायर से अगर हम लोग करंट फ्लो होता हुआ देखेंगे तो वायर के अंदर क्या-क्या होता होगा, यह जानने की कोशिश करेंगे अब। तो उसके लिए एग्जांपल लिया हम लोगों ने, करंट थ्रू सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर लिया गया है जो सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में है। अब इस कंडक्टर को यहां पर दिखाया डायग्राम में, ये क्रॉस सेक्शन देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ये हर जगह यूनिफॉर्म है, सॉलिड सिलेंडर है। इसी से करंट फ्लो जब होगा, देखते हैं क्या होगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये जो कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेप का, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया है। देखिए, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया है। जब आप बैटरी से जोड़े हैं तो बैटरी का वोल्टेज V मान रहे हैं। बैटरी में ये बड़ी लाइन हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, यानी बड़ी लाइन लेफ्ट एंड ऑफ सिलेंडर से जुड़ा है, तो लेफ्ट एंड हाई पोटेंशियल पे हो गया, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, प्लस का सिंबल रिप्रेजेंट करता है हाई पोटेंशियल को। ठीक इसी तरह से देखिए, बैटरी का छोटा लाइन यानी लो पोटेंशियल, ये राइट एंड से कनेक्टेड है। लो पोटेंशियल का सिंबल माइनस में लिख सकते हैं हम लोग। तो हाई पोटेंशियल प्लस लेफ्ट एंड, लो पोटेंशियल माइनस राइट एंड। तो अब इस कंडक्टर पे ध्यान दीजिए, कंडक्टर का लेफ्ट एंड हाई पोटेंशियल पे है, राइट एंड लो पोटेंशियल पे है। तो हाई से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब आप कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। कौन से डायरेक्शन में, हाई टू लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में। तो हाई से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो ये जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन 3, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बीच वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लेफ्ट से राइट की ओर जाता हुआ दिख रहा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई, ये कैपिटल ई। ओके, तो सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो यहां लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब जब चार्ज मूविंग हो, डायनामिक्स मतलब जब चार्ज मूव कर रहा हो। जैसे जब आपने इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा तो करंट फ्लो होने लगेगा ना, सर्किट तो कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, चार्ज मूव करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज, यही तो करंट पढ़ा हम लोगों ने, फ्लो ऑफ चार्ज, यही तो करंट होता है। तो चार्ज यानी जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे, वो हमेशा मूव करते रहेंगे, उसी को इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन कहा जाता है। चार्जेस स्टेशनरी नहीं रहेंगे, चार्जेस मूविंग रहेंगे। तो इन इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन देयर कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। तो जब चार्जेस कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं, कंडक्टर है ना, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर किसी गिवन डायरेक्शन में अगर मूव करने लगे तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगा। सिंपल भाषा में, अगर आप किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ के सर्किट कंप्लीट कर देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, किधर, हाई से लो पोटेंशियल की ओर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना, किधर से किधर, हाई से लो पोटेंशियल की ओर। तो दूसरा डायग्राम देखिए, अब उसी डायग्राम को हम लोगों ने और अब एनालिसिस के लिए फिर से ड्रॉ किया है।
और एनालाइज करेंगे कि कंडक्टर के अंदर क्या हुआ होगा। तो क्या जान चुके थे आप कि कंडक्टर को जब बैटरी से जोड़ दिए थे, ये देखिए सबसे नीचे नीचे वायर के थ्रू बैटरी से यह कंडक्टर जुड़ा हुआ है ऐसे। तो कंडक्टर को जब बैटरी से जोड़ दिए थे तो हाई मतलब पॉजिटिव से लो मतलब नेगेटिव, हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट बन गया कंडक्टर के अंदर। ओके, अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर अपने अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट लगाता है फोर्स, और पॉजिटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है। लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपने उल्टा फोर्स लगाएगा। तो जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण। तो यह देखिए दिखाया गया है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है मैंने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर बनाया गया है, लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगे कंडक्टर्स में, लेफ्ट की ओर। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देंगे। कर्सर का एरो देखते रहिए, देखिए यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, यहां पर कर्सर छोड़ दिया, यहां शुरू करूंगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड मूव करते गए। अब इस तरह से आउटर सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। कौन से डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से सर्किट जब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया बैटरी और सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, तो इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दिए। ठीक है ना, वो यहां पर दिखाया है, ये देखिए अंदर दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो कंडक्टर और वायर में ही ना होगा, तो वायर को साफ सुथरा रखा है, डायग्राम अच्छा दिखे इसलिए वायर को ऐसे ही छोड़ दिया है, और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग से दिखा दिया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन मत सोचिएगा कि हवा में ऐसे घूमने लगेंगे बीच में, अरे बीच में थोड़ा इलेक्ट्रॉन घूमते हैं यार, इलेक्ट्रॉन तो किसी वायर में ही मूव करेंगे। ठीक है ना, क्या बोला मैंने कि कंडक्टर को, सिलेंड्रिकल कंडक्टर को बैटरी से जोड़कर जब आपने यह लूप कंप्लीट कर दिया है, तो कंडक्टर के अंदर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर अपने अपोजिट लगाएगा फोर्स। देयरफॉर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड मूव करने लगेंगे, और इसीलिए पूरे लूप में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है ना, वही चीज यहां पर दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो शुरू हो गया। तो बताइए इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। लूप में कौन से डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन क्या मानेंगे आप, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन क्या माना जाएगा लूप में, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो इस तरह से यहां दिखाया गया है कि ये जो लूप बना हुआ है बाहर वाला, ये बाहर बैटरी और कंडक्टर वाला लूप की बात कर रहा हूं मैं। ये बैटरी और कंडक्टर वाले लूप की चर्चा हो रही है। ये बाहर वाला लूप एक ही लूप है,
तो उस लूप में करंट फ्लो कैसे माना जाएगा? क्लॉकवाइज, इस तरह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो लूप में करंट का फ्लो क्लॉकवाइज बना। मान लीजिए ये करंट आई है, कैपिटल आई, इसका एक सिंबल दे दिया कैपिटल आई, ठीक। तो ये मैकेनिज्म होता है, इस तरह से किसी लूप में करंट फ्लो होता है। एक समराइज कर दिया मैंने कॉन्सेप्ट को। अब इस करंट का वैल्यू मेजर करेंगे। ये जो कैपिटल आई करंट लूप में फ्लो होगा, इस तरह से एरो देखिए, कर्सर देखिए, जो कैपिटल आई करंट फ्लो होगा इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या आउटर लूप में, उस कैपिटल आई का वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे अब, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म जानने के बाद अब बारी आती है करंट कैपिटल आई के मेजरमेंट की। तो करंट को मेजर, कैपिटल आई करंट जो हम लोग मेजर करना चाहते थे, उसके मेजरमेंट के पहले कुछ छोटी छोटी बातें और आपको जाननी चाहिए, तभी आप उस करंट को मेजर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह सोचिए कि किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कितने होते हैं। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी लार्ज अमाउंट में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है। तो इतने लार्ज अमाउंट में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया है, तो वह मूव करने लगे। जब इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड भी करेंगे, ठीक है ना, आपस में उनका कोलिजन भी होगा। ओके, तो जब इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से अगर वह मूव करने लगे तो उनके बीच कोलिजन भी होता रहेगा। अब ये कोलिजन क्यों होता है? बिकॉज थर्मल वेलोसिटी, कंडक्टर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता ही है ना, टेम्परेचर मतलब थर्मल एनर्जी। तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम मोशन मिलता है। जैसे आप देखिए हवा के पार्टिकल, एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल किसी गिवन डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं। इसी तरह से कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह थर्मल एनर्जी की वजह से, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर से थर्मल एनर्जी मिलती है और थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन होता है। अब सोचिए थिएटर है, पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल में ढेर सारे लोग बैठे हैं, अचानक भगदड़ मच जाए, रैंडम मोशन होने लगे, तो बहुत से लोग आपस में टकराने लगेंगे। तो कुछ वैसे ही सोचिए, कुछ वैसे ही सोचिए कि जब कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन भी कर रहे हैं। हालांकि यह भी याद रखिएगा कि अप्लाई किया जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, वह अपने उल्टा मोशन देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई किए थे आप? हॉरिजेंटल राइट, याद है ना डायग्राम पीछे वाला? तो हॉरिजेंटल राइट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजेंटल लेफ्ट भेजने की कोशिश कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? हॉरिजेंटल लेफ्ट सबको, यानी सिस्टमेटिक मोशन देगा। सब इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगा हॉरिजेंटली लेफ्ट जाए, तो वह सिस्टमेटिक मोशन देगा। लेकिन थर्मल एनर्जी क्या करेगा? रैंडम मोशन देगा। तो रैंडम मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स सिस्टमेटिकली लेफ्ट जाने की कोशिश करेंगे। अब दोनों फेनोमेना एक साथ होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जाते रहेंगे और रैंडम मोशन करते करते टकराते भी रहेंगे। ओके, तो पहला डेफिनेशन है, फेनोमेना एक्सप्लेन किया मैंने। आप चाहें तो वीडियो रोकिए, थोड़ा सा रिवाइंड करिए और मेरी लैंग्वेज को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्लास में डिक्टेट कर रहा हूं मैं,
क्या लिखेंगे आप कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन नहीं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर acquires random motion due to which they collides with each other, but due to applied electric field electrons tends मतलब कोशिश करना, tends to attain systematic motion। ठीक है ना? तो थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन मिलता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सिस्टमैटिक मोशन होता है। एक्चुअली में दोनों एक साथ होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जाते जाते कोलाइड भी करते रहते हैं। ये एक्चुअल फिनोमेना है। फिर बोल रहा हूं मैं, नोट्स बनाते रहिएगा। ये क्लास चल रही है, क्लास में टीचर ऐसे बोलता है, स्टूडेंट्स को लिखना पड़ता है। यही करिएगा, वीडियो स्टॉप कर करके नोट करते रहिएगा, सुन सुन के रिवाइंड करते करते सुनते सुनते लिखते रहिएगा। इतना लिखने के बाद अगला डेफिनेशन लिखिएगा, मीन MEN मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल है टाउ। मीन रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल है टाउ। तो ये क्या डिफाइंड होता है? इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसी को मीन रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। ठीक, ये सब छोटे डेफिनेशंस रटने होते हैं। मीन रिलैक्सेशन टाइम मतलब इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखिएगा कि थर्मल एनर्जी रैंडम मोशन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टमैटिक मोशन देता है, एक्चुअल मोशन दोनों का सुपरपोजिशन, दोनों का एक साथ होना होता है। ठीक, रैंडम मोशन से क्या होता है? कोलिजन्स। दो कोलिजन के बीच एवरेज टाइम को क्या कहते हैं? मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अगला डेफिनेशन क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका सिंबल है VD। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। डेफिनेशन पढ़िए, इट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम टाउ। फिर पढ़ लीजिए, इट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम टाउ। टाउ मतलब मीन रिलैक्सेशन टाइम ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वह देता है सिस्टमैटिक मोशन। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ में इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटी अटेंड कर लेंगे उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला यही ना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना हुआ? E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। ये हो गया। देखिए जो बॉक्स बना हुआ है VD का, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो स्मॉल e इंटू कैपिटल E, स्मॉल e इंटू कैपिटल E, ये हो गया फोर्स। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स। फोर्स बाय मास, मास स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ मीन रिलैक्सेशन टाइम है। हो गया सारी बातें। स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ मीन रिलैक्सेशन टाइम, कैपिटल E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए ये स्मॉल e इंटू कैपिटल E, ये क्या बना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, फोर्स बाई मास, क्या हुआ, एक्सीलरेशन, फोर्स बाई मास न्यूटन्स लॉ से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंटू टाइम हो गया ना वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब E कैपिटल E बाई m इंटू टाउ, क्या हुआ, यह एवरेज velocity attained by electrons in mean relaxation time due to applied electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अप्लाई किया उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मीन रिलैक्सेशन टाइम में क्या वेलोसिटी मिला, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। कौन दे रहा है यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सुनिए ध्यान से, और लिखने का मन करे तो लिखते भी रहिएगा, लिखना चाहिए आपको। यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन दे रहा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्या बोला था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा मोशन दे देगा, रैंडम या सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मोशन देगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, यानी यह सिस्टमैटिक मोशन है। हेंस आगे से हम लोग यह एज्यूम करेंगे, अब आगे से हम लोग यह एज्यूम करेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखिएगा, एज्यूम करेंगे। एक्चुअली में क्या होगा, सिस्टमैटिक मोशन और रैंडम मोशन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन। लेकिन हम लोग एज्यूम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एज्यूम ये करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड किया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, सिस्टमैटिक मोशन। इस वजह से हम लोग यह एज्यूम करेंगे आगे से कि कंडक्टर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वेलोसिटी Vd होगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा Vd वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। ये लेंगे आगे से एजम्पशन, ठीक। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी क्या मानेंगे, Vd। किधर मानेंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है ना। तो दो डेफिनेशन आप पढ़ लिए, मीन रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और डेफिनेशन है वो भी देख लीजिए। अगला डेफिनेशन है मोबिलिटी। मोबिलिटी इसका सिंबल होता है म्यू। मोबिलिटी इसका सिंबल होता है म्यू। उठाइए कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, मोबिलिटी is defined as drift velocity per unit applied electric field. Mobility is defined as drift velocity per unit applied electric field। ठीक, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी म्यू बराबर Vd बाई ई। बताइए Vd आपने क्या याद किया अभी, अबे याद नहीं किया, Vd का फॉर्मूला क्या याद किया, स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। याद कैसे करना है, एक्सीलरेशन इंटू टाइम। एक्सीलरेशन मतलब फोर्स बाई मास, फोर्स मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स क्या हो जाएगा, E इंटू ई,
स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक, तो कैपिटल ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये डेफिनेशन होता है मोबिलिटी का। ठीक, यह मोबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। अब जब आप तीनों डेफिनेशन जान लिए, मीन रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी, अब हम लोग मेजर करेंगे करंट को। यही अपना एम था। क्या एम था, कैपिटल आई करंट का मेजरमेंट, है ना, यही हम लोग एम बनाए थे। किसमें करंट मेजर करेंगे, उसी सिलेंड्रिकल कंटेनर कंडक्टर में जिसको आप बैटरी से जोड़ के सर्किट जब कंप्लीट कर दिए थे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होने लगा था और करंट का फ्लो क्लॉकवाइज होने लगा था। उसी कंडक्टर की बात हो रही है। कैसा कंडक्टर था वह, सिलेंड्रिकल। यह देखिए बना है, वही सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ये वही सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे थे, लेफ्ट की ओर। इलेक्ट्रॉन जा रहे थे लेफ्ट की ओर, तभी तो करंट बन रहा था। वही करंट लोग मेजर करना चाहते हैं। चलिए शुरू करिए। करंट का डेफिनेशन क्या होता है, dq बाई डी टी। करंट होता है dq बाई डी टी। तो हम लोग करेंगे क्या, इस dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। बस dq सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने आप फॉर्मूला बन के आ जाएगा। dq क्या हो जाएगा, यही दे बस सोचने की बात है कि dq को क्या लिखेंगे। तो dq लिखने से पहले ये मान रहे हैं स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मान रहे हैं, स्मॉल n को, स्मॉल n मान रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या स्मॉल n है। यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या स्मॉल n है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, है ना, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 1 लीटर में, 1 लीटर में मान लीजिए m kg कोई चीज आता है। 1 लीटर का मास m kg है, तो 5 लीटर का मास कितना, इंटू 5 कर देंगे। 10 लीटर का मास कितना, इंटू 10 कर देंगे। वही कह रहा हूं मैं, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n, तो v वॉल्यूम में कितने हो गए, n इंटू v। ठीक है ना, तो अगर किसी भी वॉल्यूम में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स जानना है तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n, तो गिवन वॉल्यूम में स्मॉल n इंटू द गिवन वॉल्यूम। ठीक, तो देखिए अब क्या करिए, आपकी जो कंडक्टर लिए थे, डायग्राम देखिए, कंडक्टर लिए थे उसका एक छोटा सा एलिमेंट मानिए जिसका लेंथ dx है। क्या लेंथ है, dx। और याद रखिएगा कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए मानेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मानेंगे, कैपिटल ए। लिखिए कैपिटल ए, लिखिए कैपिटल ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैपिटल ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, क्लास चल रही है ना, लिखना आपको ही होगा। कैपिटल ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया कितना हो गया, कैपिटल ए। लेंथ कितना माने, dx। तो वॉल्यूम कितना हुआ, यह शेडेड वॉल्यूम। जो आप कंडक्टर का छोटा वॉल्यूम एज्यूम कर रहे हैं, यह कितना वॉल्यूम हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, a इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स हुआ। ठीक, तो वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू डी एक्स। क्या बोला था मैंने कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वॉल्यूम में कैसे आएंगे, यूनिट वॉल्यूम में क्या माना है, स्मॉल n, तो गिवन वॉल्यूम में कितना होंगे,
स्मॉल n इनटू द गिवन वॉल्यूम। ठीक, तो ये जो आपने वॉल्यूम एज्यूम किया, डायग्राम देखिए, कंडक्टर का जो एलिमेंटल वॉल्यूम एज्यूम किया a इंटू डी वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ a इंटू डी वी, ये वॉल्यूम हो गया। तो इसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, तो n इंटू ए डी एक्स, ये कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई, n इंटू ए डी एक्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना लिखते हैं आप, स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ई। तो यह जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप कैलकुलेट कर रखे हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिला के टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्मॉल ई। ठीक, फिर से देखिए, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए डी एक्स मतलब एज्यूम्ड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, हेंस n इंटू ए डी एक्स क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई क्या हो गया, टोटल चार्ज, यही हो गया डी क्यू। न्यूमरेटर क्या है करंट के डेफिनेशन में, डी क्यू बाई डी टी, ये हो गया डी क्यू चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम, डी क्यू बाई डी टी, ये हो गया करंट। अब बताइए क्या बोला था मैंने कि हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कितना माना करेंगे, आगे से ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, इसीलिए dx बाई डी टी वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, क्या मानेंगे, vd। तो dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बन गया फॉर्मूला, n e a और dx अपॉन dt हो गया vd। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, NEAVD, करंट का फॉर्मूला बन गया I बराबर NEAVD, ये सब रटना है, I बराबर NEAVD बन गया फॉर्मूला करंट का। सभी चीज याद रखिएगा, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E मतलब स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या यार रटना है आपको, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD। ठीक, अगला डेफिनेशन है करंट डेंसिटी, इसका सिंबल होता है J, कैपिटल J। और करंट चैप्टर में बहुत गिने चुने क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वह वेक्टर है, और दूसरा यह जे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ओके। तो करंट डेंसिटी जे वेक्टर, इसका डेफिनेशन क्या है, पढ़िए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिफाइंड एज current flowing through unit cross section when the cross section is assumed perpendicular to the current flow। यदि आप किसी वायर में करंट फ्लो देख रहे हैं, जैसे हम लोग सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिए थे, सिलेंड्रिकल कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में करंट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई क्रॉस सेक्शन एज्यूम करिए, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट दैट क्रॉस सेक्शन, ये करंट डेंसिटी हो जाएगा। करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कोई लेते हैं क्रॉस सेक्शन डी ए, या कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो करंट अपॉन एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, क्या बोल रहा हूं मैं,
करंट पर यूनिट एरिया क्या बन जाएगा, करंट डेंसिटी। जैसे मानिए ये वही सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हम लोग जिसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये वही सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर में करंट मान लीजिए राइट वर्ड्स जा रहा है, कैपिटल आई करंट है, ठीक। करंट किधर जा रहा है, राइट, हॉरिजेंटल राइट, ये करंट जा रहा है। अब दो एग्जांपल लिया है मैंने, एक बार क्रॉस सेक्शन लिया है वर्टिकल, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लिया छोटा सा डी ए, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लिया है छोटा सा डी ए, ठीक, डी ए लिया है किधर, वर्टिकल, करंट किधर है, हॉरिजेंटल। तो बताइए वर्टिकल हॉरिजेंटल हो गया ना परपेंडिकुलर, तो जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया गया है यह करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया डी आई अपॉन डी ए, जे बराबर डी आई अपॉन डी ए, ठीक। लेकिन मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल में, मान लीजिए आपने क्रॉस सेक्शन जो है वह परपेंडिकुलर नहीं चूज किया, ये आपकी मर्जी है। आपने जो क्रॉस सेक्शन लिया है, एलिमेंटल एरिया डीए लिया है, वह वर्टिकल नहीं है, करंट हॉरिजेंटल जा रहा था, यह एरिया वर्टिकल नहीं है, यानी करंट फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसे में इस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा। अगर आप पहला डायग्राम देख लीजिए, पहला डायग्राम क्या बोल रहा है कि अगर आप एरिया परपेंडिकुलर ले रहे हैं, अगर आपने एरिया परपेंडिकुलर ले रखा है करंट फ्लो का, तब टेंशन नहीं लेना है, सिंपल करंट पर यूनिट एरिया हो जाएगा जे। लेकिन आपने अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं लिया है, सेकेंड डायग्राम में एरिया परपेंडिकुलर नहीं लिया है, तो एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा, ठीक। तो एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया गया है, देखिए डीए कॉस थीटा, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया डीए कॉस थीटा, ठीक। तो अगर एरिया परपेंडिकुलर ना हो तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे, डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, करंट डेंसिटी निकल आएगा। क्या होता है करंट डेंसिटी, वेक्टर होता है। क्या डेफिनेशन है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यानी करंट को एरिया से डिवाइड करना है। कब, जब एरिया परपेंडिकुलर लें। पहला डायग्राम में एरिया परपेंडिकुलर है तो छोटा छोटा एलिमेंट है, ये छोटा एरिया है, तो मान लिया इसे छोटा करंट डी आई गया, ये बड़े क्रॉस सेक्शन पूरे सिलेंडर से कितना करंट फ्लो माने हैं आप, कैपिटल आई। तो कैपिटल आई जो करंट है वो पूरे सिलेंडर से है, यह छोटा एरिया है, इस छोटे एरिया से मान लिया छोटा करंट डी आई, और ये एरिया परपेंडिकुलर है तो करंट अपॉन एरिया। इस छोटे एरिया से डी ए एरिया जो परपेंडिकुलर नहीं माना, दूसरे डायग्राम में छोटा एरिया है तो छोटा करंट, लेकिन अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ठीक। तो इस तरह से करंट डेंसिटी वेक्टर होता है, करंट पर यूनिट एरिया, इसका डेफिनेशन होता है यदि एरिया करंट के परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है ना। एरिया करंट के परपेंडिकुलर ना हो तो एरिया का कंपोनेंट लेना चाहिए। तो क्या पता चल गया आपको कि एरिया कैसा भी हो, इन जनरल फॉर्मूला तो ये बन गया, ये तो पर्टिकुलर केस है, पहला वाला पर्टिकुलर केस है, ये वाला जे बराबर डी आई अपॉन डी ए, ये पर्टिकुलर केस है जब एरिया करंट के परपेंडिकुलर हो। यह जनरल केस बन गया, एरिया किधर भी हो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को देखिए जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है, डी ए कॉस थीटा आप एलएचएस में भेज दीजिए, डी ए कॉस थीटा एलएचएस से भेजेंगे तो क्या बनेगा, डी आई बराबर जे डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जे क्या है, वेक्टर है, डी ए क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है ना।
जे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डीए, डीए मतलब एरिया वेक्टर, हम लोग इसे मान सकते हैं। ठीक, तो ये दो वेक्टर्स हैं। बताइए, दो वेक्टर्स में अगर आप लिखते हैं ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो ये ए डॉट बी बन जाता है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बन जाता है कि नहीं? तो हम लोग चाहेंगे इसे भी डॉट प्रोडक्ट में लिखना। देखिए, जे करंट डेंसिटी वेक्टर है, तो क्या डायरेक्शन मानेंगे इसका आप? करंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया था उसके डायरेक्शन में, ठीक है ना? करंट डेंसिटी जो आपने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा ना। क्या डायरेक्शन मानते हैं करंट डेंसिटी का? करंट फ्लो के डायरेक्शन में या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक ही बात है दोनों। करंट के डायरेक्शन में या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो करंट किधर जा रहा है? हॉरिजेंटल। तो जे एरिया सॉरी जे करंट डेंसिटी किधर बनेगा? हॉरिजेंटल। और ये डीए वेक्टर, एरिया वेक्टर ये बना है। बताइए, ये जो दिख रहा है हॉरिजेंटल एरो, आप इसे जे वेक्टर मान सकते हैं। ये बन गया डी ए, एरिया वेक्टर। दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा भी है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं फिर? जे डॉट डी ए। ठीक, और ये डी आई है, इंटीग्रेट करेंगे टोटल करंट मिल जाएगा। ओके, तो यह एक डेफिनेशन बन गया। अगर आपको करंट डेंसिटी दिया है, करंट निकालना हो, तो आप कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए, इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए, इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए से करंट आ जाएगा। क्या याद रखना चाहिए आपको? करंट डेंसिटी जे वेक्टर का डायरेक्शन। कैसे? डायरेक्शन देखिए लिखा है यहां पर, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, और चाहे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक, दूसरी बात, आई बराबर इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए होता है, जनरल फॉर्मूला है। आसान कब लगेगा क्वेश्चन आपको? जब करंट फ्लो एरिया के परपेंडिकुलर हो, ये कॉस थीटा बन जाएगा 1। सिंपल, क्या करना होगा आपको? जे डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है ना? और एरिया के परपेंडिकुलर ना हो करंट फ्लो, तो जनरल फॉर्मूला है जे डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, यानी जे डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक, तो इस तरह से करंट डेंसिटी डिफाइन होता है। देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, equation for continuity for electrodynamics, at any instant of time current through every cross section of wire will be same due to conservation of charge। चार्ज क्योंकि कंजर्व रहता है, तो आप किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर देखेंगे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखेंगे, किसी एक तार में, तार बदलिएगा मत, एक ही तार के अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर वॉच करना है। एक ही तार, गिवन वायर, एक ही वायर होना चाहिए, उसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर एनालाइज करना है, तो हर क्रॉस सेक्शन पर करंट सेम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक ही तार है ना, चार्ज तो फ्लो किए जा रहे हैं, फ्लो किए जा रहे हैं, तो चार्ज कंजर्व भी होता है। एक क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पास किया यूनिट टाइम में, हर क्रॉस सेक्शन से वही ना चार्ज पास कर रहा है, तो देयरफॉर सेम चार्ज पास कर रहा है सेम टाइम में, करंट हो गया सेम। तो याद रखिएगा, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है कि किसी गिवन वायर, एक ही तार होना चाहिए, तार बदलना नहीं है, गिवन वायर के हर क्रॉस सेक्शन पर करंट का वैल्यू सेम होता है, कारण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं आप। ठीक, तो किसी गिवन वायर के
हर क्रॉस सेक्शन पर करंट क्योंकि सेम होता है। तो सोचिए I बराबर क्या फॉर्मूला आया था, NEAVD, रटिए फॉर्मूला सब। I बराबर आया था NEAVD, I बराबर NEAVD। अब I कांस्टेंट बन गया, I कांस्टेंट है, गिवन वायर के लिए I कांस्टेंट है, गिवन वायर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n, ये भी वेरी नहीं करेगा। किसी कंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने हैं। तो कैपिटल आई गिवन वायर के लिए कांस्टेंट हो गया, स्मॉल n कांस्टेंट हो गया, स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट होता ही है। तो अगर देखिए I बराबर NEAVD में I स्मॉल n और स्मॉल e कांस्टेंट हो गया, तो जब सब कांस्टेंट हो गए तो AVD कांस्टेंट आ गया। तो किसी गिवन वायर में करंट फ्लो जब होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर क्रॉस सेक्शन पर सेम मिलेगा, ठीक है ना। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम मिलेगा हर जगह, ठीक है। इसलिए AVD कांस्टेंट लिख सकते हैं हम लोग, A इंटू VD कांस्टेंट होगा। इसी को कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके।